सबसे पहली ऑर्बिट कौन सी बताई थी? तो नियर अर्थ ऑर्बिट किस हाइट पे थी? 100 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर। ठीक, तो सबसे पहली ऑर्बिट है नियर अर्थ ऑर्बिट, जो करमन लाइन से लेके आपके कहां तक जाती है? 600 किलोमीटर तक। और इस ऑर्बिट में आपके किया क्या जाता है? सैटेलाइट तो कोई भी नहीं छोड़े जाते, इसमें होती है आपकी स्पेस लेबोरेटरी। और इसी ऑर्बिट में आपके स्थित है क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में बेसिक समझ लो, ठीक है। ये है क्या बेसिकली? ISS एक आपके लेबोरेटरी है, ठीक। ये परियोजना आपके 15 देशों की आपके शुरू की गई थी, जो 15 बड़े देश हैं। मेजर आपके कितनी कंट्रीज है इसमें? 5 कंट्रीज, जिनके द्वारा इसकी फंडिंग की गई है, ठीक है। ये आपके है क्या इसमें कि प्रत्येक देश के आपके जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं आपके स्पेस के ऊपर, ठीक, तो हर देश के साइंटिस्ट इस पे आपके क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। अब यहाँ दूसरी चीज याद रखना कि यहाँ ISS के ऊपर जितनी भी आपकी ये रिसर्च की गई है, इन रिसर्च में आपके किसी देश की स्पेसिफिक रिसर्च नहीं होगी। यहाँ ये मान के चला जाएगा कि किसी साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है वो पूरी पृथ्वी के ह्यूमन वेलफेयर के लिए उस रिसर्च को किया है, चाहे वो चाइना का हो साइंटिस्ट, चाहे रसिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, ठीक है। यहाँ की गई सारी रिसर्च पूरी ह्यूमन वेलफेयर के लिए रिसर्च मानी जाएंगी, ना कि किसी स्पेसिफिक देश के लिए, ठीक है, पहली चीज। अब आते हैं इसके बाद में दूसरा। तो नियो ऑर्बिट में चूंकि कोई सैटेलाइट आपके है ही नहीं, यहाँ केवल आपके ISS है। अब सेकंड ऑर्बिट लियो, हटा दें इसे।
अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, अगर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, सॉरी लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिट होती है 600 से 2000 किलोमीटर तक की, ठीक। और इसमें छोड़े जाते हैं आपके लियो कैटेगरी के सैटेलाइट, और इन सैटेलाइट का सामान्यतः फंक्शन होता है मोबाइल कम्युनिकेशन या रिमोट सेंसिंग। ये दो सैटेलाइट आपके छोड़े जाते हैं इसमें, या तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और या फिर आपके मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट। अब यहाँ इसका एडवांटेज आपके ये होता है कि ये जो आपके सैटेलाइट है चूंकि सबसे कम हाइट पर स्थित है, ठीक, तो इनके द्वारा आपके कोई इमेज खींची गई है तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, कोई डाटा कलेक्ट किया गया है तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, या कोई वॉइस इसकी क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये तो इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि ये कम हाइट पर स्थित है तो इनका जो फुटप्रिंट होगा, ठीक, फुटप्रिंट एरिया क्या होगा, कम होगा। फुटप्रिंट का मतलब एरिया कवर्ड ऑन अर्थ, ठीक। अगर हाइट कम होगी तो इनका जो प्रोजेक्शन होगा ये कम हाइट पे होगा तो कम डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो फुटप्रिंट एरिया इनका कम होने से पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होंगे ये बहुत ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपके बहुत ज्यादा हो गए तो अब इससे समस्या क्या होगी, ठीक। मान लिया कि अमेरिका से लेकर इंडिया तक को कवर करने के लिए 12 सैटेलाइट लग गए, ठीक। अब अमेरिका का कोई डाटा इंडिया में जाके शेयर करना है और बीच में 11वें नंबर का सैटेलाइट डैमेज हो गया तो ये पहुंचेगा ही नहीं यहाँ तक, ठीक। या अमेरिका से जो डाटा इंडिया शेयर होने के लिए आया वो बीच में आपके अफगानिस्तान में किसी ISS वाले ने हैक कर दिया, यहाँ पहुंचा उससे पहले उन्होंने अपनी तैयारी कर दी, ठीक। तो ये भी प्रॉब्लम आपके हो सकती है क्योंकि नंबर ऑफ सैटेलाइट आपके ज़्यादा होंगे तो हर पॉइंट पे हैकिंग की संभावना बनती है, ठीक। तो यहाँ ये डिसएडवांटेज आ जाते हैं। और दूसरा, इस कैटेगरी के जो आपके सैटेलाइट्स हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये कम होता है, ठीक है। जितनी कम आपके हाइट होगी, ठीक है, तो हाइट होगी तो वहाँ होगा क्या कि हाइट कम होने पर एक तो पृथ्वी की ग्रेविटी का प्रभाव आता है, ठीक है, और दूसरा आपके ग्रेविटी की वजह होता ही होता है फ्रिक्शन, एक ये भी तो आपके बनता ही बनता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन उसमें क्या कर देता है, उसको जल्दी नष्ट कर देता है। जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे वैक्यूम स्थापित होता जाएगा ना, जैसे जैसे फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। इस फ्रिक्शन की वजह से हम न्यू में तो सैटेलाइट ही स्थापित नहीं करते, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट समझना, नोट कर लिया इसे। तीसरी कैटेगरी मियो, कहां से कहां तक है ये ऑर्बिट, 2000 से 35,000 किलोमीटर। पैंतीस हजार, $3500 लिख लिया है क्या, 3500 लिखा है, गलती से लिख गया होगा 35,000, क्योंकि इसके ऊपर फिर आपके लगेगा सीधा। 3500 लिखा है, 35,000 लिखा है था। नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट ऑर्बिट देखना आप मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट आपकी कहां से कहां तक, 2000 से लेके 35,000 किलोमीटर, ठीक है। अब मियो सैटेलाइट जो सामान्यतः छोड़े जाते हैं 10,000 किलोमीटर की हाइट तक। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट की अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो आपके क्या होगा, इमेज, डाटा, वॉइस की क्वालिटी गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ याद रखना कि इस ऑर्बिट में आपके सामान्यतः नेविगेशन सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जैसे कि जीपीएस, गगन, ये आपके इस ऑर्बिट के अंदर छोड़े जाते हैं, जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। और एडवांटेज अगर इनका हम देखें तो फुटप्रिंट ज़्यादा है, तो पूरी पृथ्वी को आपके कवर करने के लिए कम सैटेलाइट की जरूरत, ठीक है। इसके बाद में इसका डिसएडवांटेज केवल इतना है कि इमेज, वॉइस और डाटा की क्वालिटी वीक हो सकती है। मतलब इसमें अगर हाई रेजोल्यूशन कैमराज और सेंसर नहीं लगाए गए तो ये सैटेलाइट काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हायर अर्थ ऑर्बिट। हायर अर्थ ऑर्बिट आपकी 35,000 किलोमीटर से ऊपर की ऑर्बिट, और इसी हायर अर्थ ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर की हाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपकी वह ऑर्बिट होती है जिसमें अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है तो सैटेलाइट का जो आपके रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड होगा वो पृथ्वी के रोटेशन टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा कैसा दिखेगा, स्टेशनरी, स्थिर, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट याद रखना, इसका एडवांटेज है कि जो फुटप्रिंट होगा वो इसका मैक्सिमम होगा, यानी कि पूरी पृथ्वी को केवल 3 सैटेलाइट कवर कर सकते हैं, यानी कि एक सैटेलाइट का फुटप्रिंट 120 डिग्री, ठीक है। अब इसमें याद रखना डिसएडवांटेज ये है कि हाइट बढ़ गई तो डाटा, वॉइस, ठीक, और इमेज की क्वालिटी पुअर हो सकती है। दूसरा याद रखना कि बहुत एक्सपेंसिव होता है इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ना, बहुत महंगी प्रक्रिया होती है, ठीक, क्योंकि यहाँ आपकी जरूरत पड़ती है क्रायोजेनिक इंजन की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ क्या होगा कि इस हाइट पर जाने के बाद में पोलर रीजन का प्रॉपर सर्वे नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी आपके क्या है, गोल है। 120 के अगर हमने 3 सैटेलाइट लगाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये सैटेलाइट की रेंज से बाहर हो जाते हैं जाके, यानी इनका प्रॉपर सर्वे नहीं हो पाता इस सिस्टम में, ठीक है। एप्लीकेशन इनका भी सामान्यतः हम टीवी कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट। मिटा दें? ऑन द बेसिस, पाथ के बेसिस पे, हाँ। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ पाथ।
तो पाथ यानी कि किस पाथ पे आपके सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। पाथ के बेसिस पे हम सैटेलाइट को फिर कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में। पहला आपके बेस सैटेलाइट जो अराउंड द पोल्स आपके मूव करें तो उन्हें क्या कहते हैं, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। और दूसरा जो अराउंड द इक्वेटर करें उन्हें इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अब यहाँ पोलर ऑर्बिट के बारे में ध्यान रखना, तो पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पोलर ऑर्बिट में आपके जो सैटेलाइट होंगे वो किसके अराउंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड आपके मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट जो आपके छोड़े जाते हैं, याद रखना इस ऑर्बिट को हम कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब इनकी जो स्थिति होती है सूर्य के सापेक्ष क्या की जाती है, सेट की जाती है कि किस स्थिति में सूर्य की किरणें यहाँ कितने डिग्री का एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा तो आपके रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ये एक ऑब्जेक्ट पे तीनों पॉइंट बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके सूर्य की स्थिति के सापेक्ष ये आपके क्या होते हैं, सेट होते हैं। और ये सैटेलाइट वर्क करते हैं रिमोट सेंसिंग थ्योरी के ऊपर। अब रिमोट सेंसिंग थ्योरी क्या कहती है, रिमोट सेंसिंग थ्योरी आपके ये कहती है कि पृथ्वी की सरफेस पे स्थित प्रत्येक मटेरियल और प्रत्येक ऑब्जेक्ट सनलाइट के प्रति अलग अलग व्यवहार करती है। हर ऑब्जेक्ट या हर मटेरियल से होने वाला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आपकी स्कैटरिंग ये बिल्कुल अलग अलग होती है। और इस आधार पर ही हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। यह हुआ क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे सनलाइट अगर पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्रैक्ट भी होगी और स्कैटरिंग भी होगी, ठीक। तो इसके आधार पर किसी ऑब्जेक्ट की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं नेचुरल रिसोर्स की स्टडी के लिए, ठीक। जैसे कि ओशियन सेट, ओशियंस की स्टडी के लिए। मेगाट्रॉपिक्स किसके लिए छोड़ा गया है, ये इंडिया और फ्रांस की संयुक्त परियोजना है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की स्टडी के लिए इसको छोड़ा गया है, ठीक। तो ये नेचुरल रिसोर्स की स्टडी के लिए छोड़े जाते हैं ये सैटेलाइट्स। इसके बाद में इसके अलावा जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं रिमोट सेंसिंग के अलावा सब किस ऑर्बिट में जाते हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, ठीक है। इक्वेटोरियल ऑर्बिट का मतलब सैटेलाइट अराउंड द इक्वेटर, आपके इसका पाथ क्या होगा, इक्वेटर के चारों तरफ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोलर ऑर्बिट का मतलब जो सैटेलाइट नॉर्थ साउथ इस पर मूव करें। इक्वेटोरियल ऑर्बिट ईस्ट और वेस्ट, ये इनका आपके क्या हो, टाइम हो, घूमने का पाथ हो। क्या पोलर, पोलर सैटेलाइट क्या लॉन्चिंग व्हीकल की बात कर रहे हो क्या, पोलर सैटेलाइट में क्या पूछ रहे हो, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। निकालोगे कैसे आप, अर्थ रिसोर्सेज की स्टडी करते किससे हैं, अचानक से कोई कैसे कह देता है कि यहाँ आपके क्रूड दवा है, यहाँ आपके ये मिनरल्स मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, सैटेलाइट से कैसे पता चलता है, ठीक। तो इसी आधार पर तो पता चलाते हैं कि हर मटेरियल से आपके क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ये आपके अलग अलग होती है। इस आधार पर एजम्पशन देता है सैटेलाइट कि यहाँ ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब नेक्स्ट समझना, ये तो आपने देखा सैटेलाइट का सिंपल सिस्टम कि सैटेलाइट होते कितने प्रकार के हैं। अब सैटेलाइट के बाद में अब हम नेक्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी का एक और बेसिक समझते हैं, रॉकेट। किसे कहते हैं रॉकेट, क्या होता है रॉकेट, एक ऐसी मैन मेड डिवाइस जिसकी मदद से किसी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट रॉकेट को समझ लो जरा, इसकी भी टेक्नोलॉजी देख लो।
तो रॉकेट आपके होता क्या है, एक ऐसी मैनमेड डिवाइस, ठीक है, जिसमें क्या हुआ आपके, जिसके द्वारा सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में आपके छोड़ा जाता हो, वो भी रॉकेट्स ही हैं, ठीक है। ऑर्बिट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम सामान्यतः अर्थ ऑर्बिट का यूज करते हैं। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में, या सिंपल एक वर्ड, ठीक है। तो ऑब्लिक लगा के आप स्पेस भी लिख सकते हो इसमें, ठीक। तो आपके रॉकेट है क्या, एक मैनमेड डिवाइस जिसके द्वारा आपके किसी भी सैटेलाइट को किसी अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता हो या स्पेस में छोड़ा जाता हो, सिंपल वर्ड लिखें तो, ठीक। अब नेक्स्ट इसके बाद में याद रखना रॉकेट प्रोपल्सन थ्योरीज, रॉकेट प्रक्षेपण सिद्धांत। तो रॉकेट प्रोपल्सन आपके किन किन थ्योरीज के ऊपर वर्क करता है, कौन सी बेसिक थ्योरीज होती हैं रॉकेट प्रोपल्सन की? रॉकेट प्रोपल्सन की आपकी पहली थ्योरी होती है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। दूसरी थ्योरी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरी थ्योरी होती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक, पलायन वेग। ये तीन सिद्धांत आपके रॉकेट प्रोपल्सन में काम करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी कौन सी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो क्या कहता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है आपके कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये आपके न्यूटन की गति का तीसरा नियम। सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम। ये सेकंड लॉ है, यहाँ संवेग संरक्षण का नियम चल रहा है ये। तो संवेग संरक्षण का नियम आपके ये कहता है कि कोई भी दो बॉडी जो आपके एक साथ कांटेक्ट में है, ठीक, तो इन दोनों ही बॉडियों का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग का जो योग होगा वो हमेशा 0 होगा, या ओवरऑल संवेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब संवेग प्रक्षेपण या हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपके m1 कोई एक बॉडी, m2 कोई एक बॉडी, u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, u2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, v1 फाइनल वेलोसिटी और v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी। यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन ये माइनस का मतलब आपके क्या हुआ कि दोनों का संवेग आपके बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम संवेग संरक्षण के नियम का एग्जांपल देखें तो बंदूक से गोली चलना और बंदूक का पीछे की तरफ धक्का देना इसी नियम के आधार पर होता है। रॉकेट प्रोपल्सन आपके संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित आपके है। रॉकेट जब आपके ऊपर जाता है, ठीक, तो जितना संवेग इसमें ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है उतना ही पृथ्वी में नीचे की तरफ होगा, लेकिन पृथ्वी का मास इतना ज्यादा है कि इसका कोई प्रभाव पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसके बाद में आपके थर्ड, एस्केप वेलोसिटी। तो किसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग।
तो स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग हम कहते किसे हैं? वह मिनिमम वेलोसिटी जिस पे आपके कोई बॉडी अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ ग्रेविटी को ब्रेक करके कहाँ चली जाए? अपर एटमॉस्फेयर या अपर स्पेस में कहीं निकल जाए, यानी कि आपके पृथ्वी के वायुमंडल या पृथ्वी के ग्रेविटी के प्रभाव से ये बाहर निकल गई। और स्केप वेलोसिटी पृथ्वी पर है कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब इतनी वेलोसिटी से आपके कोई रॉकेट छोड़ा जाएगा, ठीक है, तभी आपके क्या होगा? अर्थ के एटमॉस्फेयर या ग्रेविटी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपके रॉकेट प्रोपल्सन की ये हैं आपके थ्योरीज। अब किसी रॉकेट की अगर हम बात करें तो किसी रॉकेट के आपके मेजर कंपोजिशन, संगठन क्या होता है? रॉकेट का निर्माण किस किस से मिला के होता है? तो किसी भी रॉकेट के अंदर आपके 3 बेसिक कंपोजिशन होते हैं। पहला कंपोजिशन होता है पेलोड, दूसरा कंपोजिशन इसका होता है ट्रांसपोंडर, और तीसरा प्रोपेलेंट फ्यूल। ठीक, इन 3 चीज़ों से मिला के बनता है आपके कोई रॉकेट। तो अब हम ये देखते हैं कि रॉकेट के अंदर पेलोड क्या है, ट्रांसपोंडर क्या है और आपके प्रोपेलेंट क्या है। ठीक है,
तो नेक्स्ट याद रखना, किसी रॉकेट के कंपोजिशन में सबसे पहला आपके होता है पेलोड। तो पेलोड होता क्या है कि रॉकेट में जो आपके सैटेलाइट और सैटेलाइट के साथ अटैच्ड जितने भी मटेरियल होते हैं, ठीक, उस सबको मिला के क्या बोलते हैं, पेलोड। ठीक है, अब पेलोड में क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टर, कैमरा, रिसीवर, XYZ जितनी भी डिवाइसेज इसमें लगी हैं सब पेलोड आपके हो गया। ठीक, अब पेलोड को दूसरे शब्दों में बोलें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पेलोड मतलब सैटेलाइट पे कितना वजन लाद के सैटेलाइट ले जा रहा है, बस यही है पेलोड। हम बोलते हैं ना कि ये आपके 1000 kg पेलोड, मतलब 1000 किलोग्राम का वजन लाद के सैटेलाइट कौन जा रहा है, रॉकेट जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो कुछ भी है सब पेलोड ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट समझना ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर क्या होता है, आपके जो सबसे मेजर आपके जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ये, जो आपके सैटेलाइट के अंदर वर्क करता है। तो ट्रांसपोंडर आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो अर्थ से सिग्नल को रिसीव करेगी और फिर बाद में उसे मॉडिफाई करेगी और कहाँ भेज देगी, अर्थ पे। ठीक है, अगर किसी दूसरे ग्रह को स्टडी करने के लिए भेजा गया है तो उस ग्रह से रिसीव करेगी, मॉडिफाई करेगी और कहाँ भेज देगी, अर्थ पे। अब इसको अगर हम देखें तो जो ट्रांसपोंडर होते हैं सामान्यतः आपके ये 4 प्रकार के ट्रांसपोंडर होते हैं जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्लासीफाई किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके ट्रांसपोंडर एस बैंड ट्रांसपोंडर आपके बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसपोंडर होते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, और इनमें आपके यूज किया जाता है किसमें, मोबाइल कम्युनिकेशन। दूसरे सी बैंड मीडियम फ्रीक्वेंसी ट्रांसपोंडर 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, यूज टीवी कम्युनिकेशन। ठीक, जो डिश टीवी वगैरह जो चलती हैं उसमें सी बैंड आपके ट्रांसपोंडर होते हैं। तीसरा होता है कू बैंड। कू बैंड आपके हाई फ्रीक्वेंसी 12 से 18 गीगाहर्ट्ज, और इसका यूज होता है DTH, डायरेक्ट टू होम, DTH सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद में का बैंड याद रखना, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी होती है 36 से 40 गीगाहर्ट्ज, और इनका यूज होता है सैटेलाइट फोन्स में। ठीक, तो आपके ये 4 प्रकार के होते हैं ट्रांसपोंडर। ठीक, अब इन दोनों में एक पॉइंट याद रखना, सी बैंड और कू बैंड। सी बैंड ये केबल टीवी नेटवर्क है, जो केबल से जो हम जो प्रसारण देते हैं, और वो डायरेक्ट टू होम DTH नेटवर्क है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रोपेलेंट हम कहते किसे हैं, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। फ्यूल जो बर्न करे और ऑक्सीडाइजर जो उसे बर्न करने में हेल्प करे। ठीक, तो प्रोपेलेंट आपके बेसिकली होता है फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। अब नेक्स्ट आपके ये प्रोपेलेंट कितने प्रकार का हो सकता है, हाँ हाँ सैटेलाइट का ही कंपोनेंट है। रॉकेट के कंपोजिशन का तात्पर्य यह है कि रॉकेट में आपके जा क्या क्या रहा है। सैटेलाइट आपकी एक बड़ी यूनिट हो गई, जैसे कि आपके है क्या, मेन सिस्टम देखें, ये आपके हुआ कोई सिस्टम, ये नीचे आपके फ्यूल चैनल हो गया पूरा। ठीक, फ्यूल को हम पेलोड में काउंट नहीं करते, ये हो गया आपके फ्यूल। ठीक है, ये ऊपर इसके आपके हो गया पेलोड, और इसी पेलोड के अंदर का पार्ट होगा आपके सैटेलाइट, और सैटेलाइट के ही एक तरीके से बोलें तो अंदर का पार्ट हो गया ट्रांसपोंडर। चाहो तो उसे सैटेलाइट का पार्ट ले लो, और चाहो तो अगर इसे अलग करो तो ट्रांसपोंडर को इसको अलग भी कर सकते हो। इनबिल्ट तो सैटेलाइट के साथ ही होगा, सैटेलाइट से अलग नहीं कर सकते इसे, आप चाहो सैटेलाइट के कंपोजिशन में ले जा सकते हो। ठीक है, स्पेशल आपके रॉकेट में कोई पार्ट नहीं होता ट्रांसपोंडर, सैटेलाइट के ही अंदर होगी ये डिवाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोपेलेंट। अब प्रोपेलेंट आपके है क्या, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर का मिश्रण। अब जो रॉकेट प्रोपेलेंट होता है ये कितने प्रकार का आपके हो सकता है, अब इसके भी आपके हो सकते हैं 3 प्रकार। हो सकता है प्रोपेलेंट कैसा हो, सॉलिड। ठीक, हो सकता है प्रोपेलेंट कैसा हो, लिक्विड, और हो सकता है कैसा हो, है सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक स्टेज में जो गैसें होती हैं वो भी लिक्विड में आ जाती हैं। ठीक, क्रायोजेनिक मतलब वेरी लो टेम्परेचर। ठीक, जिसमें आपके हाइड्रोजन ये माइनस आपके 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपके इसको ठंडा किया जाएगा। ऑक्सीजन इसको भी माइनस 180-82 डिग्री पे आपके कूल किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले सॉलिड प्रोपेलेंट। तो सॉलिड प्रोपेलेंट में किसका यूज करते हैं,
HTPV, इतना ही नाम याद रखना, पूरा नाम तो आप याद रख भी नहीं पाओगे। पूरा नाम इसका एक बार लिख लेना, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन, याद हो जाएगा ये तो कर लेना, ठीक है। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल नहीं, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या अब याद हो जाएगा, सुनाना जरा। दूसरा इसे भी लिख लो, अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल प्लस नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। किसी भी मैटर की पांचवी अवस्था होती है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज, जहां आपके गैस आपके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में ही होता है। तो नेक्स्ट याद रखना, जो प्रोपेलेंट आपके होते हैं, प्रोपेलेंट यानी जो रॉकेट के फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर का जो मिश्रण जो रॉकेट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपके सॉलिड प्रोपेलेंट में HTPV हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का यूज होता है, लिक्विड में अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इसका मिश्रण, और आपके क्रायोजेनिक फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन -255 डिग्री सेल्सियस पे और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, इस पे कूल करके एक क्रायोजेनिक फ्यूल आपका तैयार किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। अब रॉकेट में एक पॉइंट और याद रखना, लॉन्चिंग साइट, ठीक। तो रॉकेट को कहाँ से प्रक्षेपित करते हैं? तो भारतीयों को तो रॉकेट प्रक्षेपण के लिए बोतल की जरूरत होती है बस, और क्या, बोतल ही तो ढूंढते हो जब रॉकेट छोड़ना होता है तब, ठीक। लेकिन साइंटिस्ट को आपके पूरे थ्योरी की जरूरत होती है, किस थ्योरी के आधार पर रॉकेट का प्रोपल्सन किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके रॉकेट प्रोपल्सन साइट की बात करें तो ये पॉपुलेटेड एरिया से बिल्कुल दूर होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से, ठीक। तो रेजिडेंशियल एरिया से आपके दूर होने के पीछे आपके 2-3 रीजन होते हैं। पहली रीजन तो आपके ये कि आपके नॉइज ये बहुत होगा, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ेगा इससे। दूसरा आपके ये रॉकेट छोड़ा गया, जरूरी थोड़ी है ऊपर चला ही जाए, कहीं ऊपर जाते ही फट गया तो जो पॉपुलेटेड एरिया है वो बिना मौत मारी जाए, तो इसलिए पॉपुलेटेड एरिया से हमेशा दूर होगा। दूसरा आपके जितनी भी रॉकेट प्रोपल्सन साइट होंगी ये आपके इक्वेटर के आसपास होंगी, क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है, इसीलिए होती है। और तीसरा रॉकेट प्रोपल्सन साइट हमेशा ईस्टर्न कोस्ट पे बनाई जाती है, ठीक। ईस्ट की साइड में क्यों बनाई जाएंगी? कि पृथ्वी है आपकी जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, तो जब पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपके मूव करेगी तो एक इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी इस रॉकेट को, ठीक। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए आपके सारी की सारी रॉकेट प्रोपल्सन साइट ईस्टर्न साइड में बनाई जाती हैं। जैसे भारत की एक्सपेरिमेंटल साइट कौन सी है? श्रीहरिकोटा, पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे आपके, ठीक। अब दूसरा याद रखना, सामान्यतः जितनी भी आपके रॉकेट प्रोपल्सन साइट हैं उनमें इसी बात का ध्यान रखा जाता है, ठीक। तो किस साइड में? पहला तो आपके पॉपुलेशन एरिया से तो सारी दूर होती हैं, पहला क्या इक्वेटर के पास हो, दूसरा ईस्ट साइड में हो। एक रॉकेट प्रोपल्सन साइट थी आपकी कोल्ड वार के एरा में रसिया ने बनाई थी, बैकानूर, ठीक।
तो बैकानूर अगर हम देखें तो इसने ईस्ट में नहीं वेस्ट में बनाई थी, और ये साइट इक्वेटर से बहुत दूर स्थित है, तजाकिस्तान। ठीक, तो ये कोल्ड वार के एरा में आपकी ये रॉकेट प्रोपल्सन साइट को बनाने के पीछे जो लॉजिक था वो था यूएसए को कंफ्यूज करना। ठीक, यानी कि अगर यहाँ साइट का भी निर्माण हो जाए और यूएसए कभी इस बात पर फोकस भी ना करे कि रॉकेट प्रोपल्सन साइट भी हो सकती है, क्योंकि सामान्यतः रॉकेट प्रोपल्सन साइट ईस्ट में बनती हैं और इक्वेटर के पास बनती हैं। तो इक्वेटर के पास तो है, ईस्ट और वेस्ट में चलिए ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ये देखो, ये ईस्ट और ये वेस्ट कितना अंतर आ रहा है, 100 किलोमीटर का ही तो है। ठीक है, बिल्कुल आपके कहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट पे लगा हुआ है ना ये जाके। पॉपुलेटेड एरिया, पॉपुलेटेड एरिया तो खाली करवाना ही पड़ेगा। किस जगह की? इक्वेटर के पास सबसे बड़ी चीज़ यहाँ बेसिकली क्या है, होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव जो है वो कम है इस प्लेस पे स्पेशली, इसलिए उस साइट को ही चूज किया गया था और खाली करवा के उसे बनाया गया था। ठीक, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव को भी तो क्रॉस करेगा रॉकेट, तो उसको देखते हुए। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट, 1975। इस सैटेलाइट का सामान जब तैयार किया गया था तो साइकिल से इसका सामान ले जाके तैयार किया गया था आर्यभट्ट का। साइकिल से लोग रॉकेट ले जाते थे वहाँ उस टाइम में। तो नेक्स्ट याद रखना है इसमें प्रोपल्सन साइट।
तो प्रोपल्सन साइट में याद रखना कि आपके प्रोपल्सन साइट की मेजर कंडीशन पॉपुलेटेड एरिया से आपके दूर हो, इक्वेटर से आपके पास हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेविटी मिनिमम होती है, और दूसरा ईस्टर्न कोस्ट पे हो। ईस्टर्न कोस्ट पे होने के पीछे रीजन क्या कि जब पृथ्वी बेस से ईस्ट में मूव करेगी तो ईस्ट साइड में एक इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल पुश मिल जाएगा रॉकेट को, तो इजीली ये एस्केप वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक, रॉकेट प्रोपल्सन साइट का जो एक्सेप्शन है वो है आपके कौन सी साइट? बैकानूर, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये साइट आपके कोल्ड वार के एरा में आपके किसने डेवलप की थी? रसिया ने। ठीक, उद्देश्य था इसका यूएसए को कंफ्यूज करना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब हम अगला समझते हैं आपके इंडिया में लॉन्चिंग व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो इंडिया के अंदर आपके कितने फेज में आपके लॉन्चिंग व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके विकसित किए गए हैं? बता दें इसे। लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब समझ रहे हो ना? लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? रॉकेट। ठीक, PSLV, GSLV, SLV, AUSLV। हाँ, क्या कह रहे हो? तो क्रायोजेनिक इंजन पे आने दो, तब देखेंगे। पहुंचे तो वहां तक? अभी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी आ रही है आगे।
वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स, इनसैट, इनसैट सीरीज है ना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, आगे बताएंगे। अभी पहले समझ तो लो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू कहाँ है, अभी तो छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, स्पेस क्या है, रॉकेट क्या है, सैटेलाइट क्या है, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो अब यहाँ से शुरू होगी। तो लॉन्चिंग व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो लॉन्चिंग व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम अब हम कहाँ का देखेंगे, ये भारत, ठीक। तो इंडिया में आपके लॉन्चिंग व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखें तो सबसे पहले फेज के जो लॉन्चिंग व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम थे आपके एक्सपेरिमेंटल फेज, ठीक। तो सबसे पहले जो हमने लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप किया था कौन सा, SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिससे हमने रोहिणी सीरीज को छोड़ा हुआ था सबसे पहले, ठीक। इसके बाद में ASLV, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये एक्सपेरिमेंटल फेज के सबसे शुरुआती दौर। इसके बाद में जब हम ऑपरेशनल फेज, प्रेजेंट में हम इस ऑपरेशनल फेज में, ये पहले की बातें हो गई हैं, ठीक, अब इनका यूज नहीं करते। ऑपरेशनल फेज में PSLV और GSLV। PSLV आपके पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक। प्रेजेंट में इस तकनीकी में हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है, विदेशों के ऊपर हम निर्भर नहीं है, ठीक है। तो PSLV की भी अगर हम बात करें तो यहाँ 3 वर्जन थे PSLV के, PSLV CL, केयर एलोन, ठीक। केयर एलोन सबसे पहली कैटेगरी आपकी। केयर एलोन का मतलब ये कि पहले तुम अपना ही ध्यान रख लो, सैटेलाइट हम बाद में छोड़ेंगे, ठीक। जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाएगा तब तक तो इस पर कुछ रखने का मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहाँ PSLV CL, केयर एलोन, ये सबसे प्रारंभिक फेज था PSLV का। फिर PSLV SV स्टैंडर्ड वर्जन, यानी जब ये सैटेलाइट ले जाने में सक्षम बना, और फिर PSLV XL, एक्स्ट्रा लार्ज, अब तो हम 31 सैटेलाइट भी इस पर छोड़ सकते हैं एक साथ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, तो PSLV के तो ये तीनों वर्जन हमारे कंप्लीट है, तीनों देखेंगे। इसके बाद आते हैं हम GSLV। तो GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो अब GSLV देखें तो GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। हालांकि इंडिया ने डेवलप कर लिया है Mark 3 भी, यानी कि इंडिजीनियस जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है डेवलप होते ही हम इस फेज में भी आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम अपने आप को आत्मनिर्भर अभी इसमें घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। PSLV में जैसे हमने आत्मनिर्भर घोषित कर दिया वैसे भी GSLV में नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज में हम किस लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण कर रहे हैं, रीयूजेबल, यानी कि एक ही व्हीकल से हम बार बार सैटेलाइट छोड़ सकें,